नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। गजब चल रहा है कुंभ में। प्रधानमंत्री जी 5 तारीख को आएंगे या नहीं आएंगे, अब ये विवादों में पड़ गया है। बड़ा तबका कह रहा है कि इतना भगदड़ मच गई, लोग सैकड़ों लोग लापता हैं, परिवार के परिवार ढूंढ रहे हैं, वो जिंदा हैं मरे पता नहीं। प्रधानमंत्री जी और आ जाएं। प्रधानमंत्री जी का प्लान था इधर गंगा जी में डुबकी लगाएं, इधर गोदी मीडिया के चैनल हमको दिखाएं और दिल्ली के चुनाव में बल्ले बल्ले हो जाए। और अब ये सवाल हो रहा है कि अगर प्रधानमंत्री नहीं आते हैं तो क्या संदेशा जाएगा कि योगी का इंतजाम फेल हो गया? क्या दिल्ली अब चाहता है कि योगी का इंतजाम फेल हो जाए, इसकी नज़ारे दिखें देश को? वरना वो गोदी मीडिया तो प्रधानमंत्री कार्यालय के हरेन जोशी के इशारे के बिना एक लाइन नहीं लिखते थे जो चैनल, वो अब कुंभ के मौतों पे, लाशों पे, भगदड़ पे घंटों-घंटों शो करने लगे हैं। पहले दिन तो शो सिर्फ 4 PM ने किया था। पहला लाइव देश में 10 बजे केवल 4 PM ने दिखाया था। पहली बार लाशों का सच सिर्फ 4 PM पर आया था। तो अब क्या हो गया कि गोदी मीडिया के चैनल अचानक उनके अंदर कुंभ को लेकर जागृति आ गई कि नहीं भैया, अब हम सरकार की बैंड बजाएंगे। लोग कह रहे हैं कि बैंड भी अब दिल्ली के इशारे पे बजाई जा रही है, क्योंकि लोग मान रहे थे, पॉलिटिकल लोग, एनालिसिस करने वाले लोग मान रहे थे। आज मैंने अभय दुबे जी से पूछा शो में, अभय दुबे जी भी कह रहे थे कि अगर यह कुंभ बहुत अच्छा हो जाता तो योगी का प्रधानमंत्री पद के लिए दावा और मजबूत हो जाता। लेकिन अब क्या हाल है कुंभ का? टेंट सिटी में आग लगी परसों, पता चला वो पूरी टेंट सिटी इनलीगल बनी हुई है। यानी कुंभ के अंदर दर्जनों टेंट इनलीगल बने हुए हैं, अखबार में खबर छपी है। आप सोचिए भ्रष्टाचार का आलम। एक दो नहीं, दर्जनों टेंट लगे हुए हैं, पूरी टेंट सिटी बसी हुई है, इलीगल है, परमिशन ही नहीं है। मैं कहता हूं ना कि मेला अधिकारी विजय किरण आनंद, जिसने 6 साल पहले इस कुंभ में भ्रष्टाचार किया था, उसको फिर इस कुंभ का मेला अधिकारी बना के साबित कर दिया सरकार ने कि वो भ्रष्टाचारियों का संरक्षण दे रही है। प्रयागराज का मानसिक असंतुलित कमिश्नर जो अनाउंस कर रहा था, जो सोवत है वो खोवत है, जो पावत है जागत है, ऐसा बेवकूफ अफसर, लोग सो रहे हैं, उनको सो सो के करके उठा रहा है, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, भगदड़ का कारण का केंद्र वो। ऐसे बड़े तीखे सवाल आज अभय दुबे जी से किए मैंने और पूछा है कि नायक आयोग क्या पहले की तरह, विकास दुबे के नायक आयोग की तरह कठपुतली बन के रह जाएगा या कुछ होगा? बहुत अच्छी बातचीत है, आपसे रिक्वेस्ट है पूरी बातचीत सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। चलते हैं अभय दुबे जी। 4 PM न्यूज नेटवर्क पे स्वागत है अभय दुबे जी आपका। दुनिया का सबसे बड़ा पर्व कुंभ, महाकुंभ, सरकार 1 साल से तैयारी कर रही थी। ना जाने कितने अफसरों को विदेश भेजा, हजारों करोड़ का बजट और हजारों करोड़ के बजट का बंटाधार, सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार की कहानियां सोशल मीडिया पे तैरने लगी। इन सब के बाद भगदड़ मची, एक नहीं कई स्थानों पर बची। मैंने कल अपने क्षितिज कांत, मेरे रिपोर्टर हैं, पोस्टमार्टम हाउस पे खड़े थे। 30-30 घंटे के बाद लाशें आ रही हैं, यानी लाशों को छुपाया जा रहा है। इस बीच में मेरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री 5 तारीख को ऐलान हो रहा है कि 5 तारीख को वो आएंगे महाकुंभ में। हालांकि कुछ वेबसाइट पे खबर आई है कि वो अपना दौरा कैंसिल कर सकते हैं। 5 तारीख का जो दौरा था वो दिल्ली चुनाव के मद्देनजर था, ये बात बच्चा बच्चा जानता है। प्लानिंग ये थी कि 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी गंगा जी में डुबकी लगाएं और दिल्ली का चुनाव चल रहा हो और दिल्ली के मतदाताओं पे एक साइकोलॉजिकल असर पड़े। आपको क्या लगता है इन सारी घटनाओं के बाद क्या प्रधानमंत्री को कुंभ आना चाहिए या फिर अब नहीं आना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री के सामने दो रास्ते खुले हुए हैं। जैसा कि होता ही है, जिंदगी हमेशा दो तीन, हर हर सवाल पर जिंदगी में आपको दो तीन या चार रास्तों में से एक चुनना पड़ता है। प्रधानमंत्री के सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि वो 5 तारीख को कुंभ आए और जोखिम उठाएं कि उनका वो दौरा जो है वो वहां की अव्यवस्था के कारण विफल ना हो जाए, क्योंकि खास तौर से उस दौरे के ऊपर जो फोकस होगा, मीडिया का जो लेंस होगा, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे खबरिया चैनल का मीडिया हो, गोदी मीडिया हो, सबका लेंस होगा वहां पर। तो वहां पर कुंभ में जो अव्यवस्था है और कुंभ के अंदर जो अविश्वास का माहौल बन गया है व्यवस्था के प्रति बहुत बड़ा, कितनी बड़ी दुर्घटना हुई ना, तो अविश्वास का माहौल बन गया है। तो इससे मोदी जी को एक खास तरह की जांच, मोदी जी के दौरे को एक खास तरह की जांच पड़ताल का सामना करना पड़ेगा। उन्हें उनके राजनीतिक लक्ष्य हैं, उनको तो वेधने की वो कोशिश करेंगे, जैसे आपने बताया कि दिल्ली के चुनाव से संबंधित। लेकिन वो है, अगर वो न आने का फैसला करते हैं तो वो तो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और मुख्यमंत्रित्व में अविश्वास की घोषणा हो जाएगी, बिल्कुल सीधे सीधे।
उसका तो एक ही मतलब निकलेगा कि अब योगी आदित्यनाथ के पूरे कामकाज को उन्होंने नापसंद किया है। मैंने पहले भी कह चुका हूं 4 PM के मंच पे मैं कि जिन दिनों योगी आदित्यनाथ कुंभ की तैयारी कर रहे थे और कुंभ के उद्घाटन का पल नजदीक आ रहा था, उन्हीं दिनों कई समीक्षकों ने लिखा था कि अगर कुंभ का बंदोबस्त कामयाब नहीं हुआ तो आदित्यनाथ जी के राजनीतिक भविष्य के ऊपर सवालिया निशान लग जाएगा। अब दिक्कत क्या है कि अब इस कुंभ के राजनीतिक कुंभ के पूरे बंदोबस्त को कितने नंबर दिए जाएं इस दुर्घटना के बाद में। गीता प्रेस का जो पूरा पंडाल बुरी तरीके से जल गया, उसके साथ में लाखों किताबें भी जल गई जो वहां बेचने के लिए या प्रदर्शन करने के लिए लाई गई थी। इसके बाद में अब कुंभ को कितने नंबर दिए जाएं। वहां पे जो वीआईपी प्रोटोकॉल था, भीषण एवं भयानक, निहायत ही जन विरोधी, और इसमें जिसके साथ में आप कह सकते हैं कि बुद्धिमानी का कोई साया भी नहीं था उसके ऊपर, मतलब बुद्धिमानी से कोई संबंध नहीं था उसका। अब उसको कितने नंबर दिए जाएं कुंभ को? मैं तो ये कहूंगा कि कुंभ के पूरे, इसने क्या किया है कि कुंभ के पूरे आयोजन की एक नई जांच पड़ताल की स्थिति पैदा कर दी है। अब आप देखिए वो योगी जी उसका डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। डैमेज कंट्रोल का पहला कदम उन्होंने ये दिखाया जब वो कैमरे के सामने जज्बाती हुए। नंबर 1 बात, मुख्यमंत्री जज्बाती हो गए, ये बातें हैं। दूसरा डैमेज कंट्रोल का कदम उन्होंने उठाया कि उन्होंने न्यायिक जांच बैठा दी इसके ऊपर। अच्छा, न्यायिक जांच के दायरे में कौन आता है? क्या योगी जी या उत्तर प्रदेश का राजनीतिक नेतृत्व न्यायिक जांच के दायरे में आता है? भाई, जब दुर्घटना हुई, दुर्घटना के बाद में व्यवस्था में संशोधन का पहला कदम ये उठाया गया कि पूरा वीआईपी प्रोटोकॉल कैंसिल कर दिया गया। यही तो हुआ। तो जो पहला कदम उठाया गया वीआईपी प्रोटोकॉल कैंसिल करने का, जिसकी वजह से उनको इतनी बदनामी मिल रही थी और तमाम अव्यवस्था की जड़ में वही था। मेरा सवाल यह है कि वो वीआईपी प्रोटोकॉल किसके कहने पर स्थापित किया गया था? क्या ये ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी मर्जी से स्थापित कर दिया था वीआईपी प्रोटोकॉल? किसके कहने पे? ये हो ही नहीं सकता था योगी जी ने न कहा हो वीआईपी प्रोटोकॉल स्थापित हो गया हो। ये हो ही नहीं सकता कि राजनीतिक नेतृत्व ने न कहा हो और वीआईपी प्रोटोकॉल स्थापित हो गया हो। यह असंभव बात है। तो जो पूरी समस्या की जड़ में है, कई कारण होते हैं एक दुर्घटना के, लेकिन जो प्रमुख बड़ा कारण है वीआईपी प्रोटोकॉल, उसकी जिम्मेदारी किसके दरवाजे पे डाली जाएगी? वो तभी डाली जा सकती है जबकि न्यायिक जांच आयोग के दायरे में राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका भी हो। राजनीतिक नेतृत्व, जो जांच आयोग, क्या ये सवाल नहीं पूछेगा कि वीआईपी प्रोटोकॉल किसके कहने पर स्थापित किया गया था? और वीआईपी प्रोटोकॉल कई तरह के होते हैं। एक साधारण सा वीआईपी प्रोटोकॉल भी हो सकता था, इसमें आम लोगों को, आम जो श्रद्धालु हैं उनको बिना परेशान किए हुए भी वीआईपी वहां पे कर सकते थे। अच्छा, एक तो वीआईपी प्रोटोकॉल, और दूसरे कुंभ को अमीर बनाम गरीब बना दिया गया। अमीरों का कुंभ बनाम गरीबों का कुंभ, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, ये बना दिया गया कुंभ को। ये क्या जांच नहीं करेगा न्यायिक आयोग? न्यायिक आयोग ये भी जांच करना चाहिए उसको। मुझे नहीं पता है कि उसकी न्यायिक आयोग का मैंडेट क्या है। मुझे नहीं लगता कि उसके मैंडेट में ये बातें हैं। न्यायिक आयोग केवल उस घटना है क्या, ये न्यायिक आयोग बड़ी चालाकी से बनाए जाते हैं और ये राजनीतिक औजार होते हैं न्यायिक आयोग। इनकी पूरी लगाम सरकार के हाथ में होती है और सरकार तय करती है कि इसको तेज रफ्तार जांच करनी है कि धीमी रफ्तार जांच करनी है, कब रिपोर्ट देनी है, कब रिपोर्ट नहीं देनी है। अगर न्यायिक आयोग ने रिपोर्ट बना के रख ली और मुख्यमंत्री का अरे अभी से रिपोर्ट बना के रख ली, रिपोर्ट 6 महीने बाद जारी करना, एक्टिंग करते रहो जांच करने की, तो न्यायिक आयोग को पैसा खर्च होता रहता है सरकारी खजाने से और वो एक्टिंग करता रहता है जांच पड़ताल की। मैं तो बहुत से न्याय आयोग जानता हूं, वो बनाए इसलिए जाते हैं ये पूरे मामले पे जो एक बेरहम रोशनी पड़ रही है, उस रोशनी को कैसे बंद किया जाए, कैसे पूरे मामले को फिजिल आउट किया जाए, कैसे डैमेज कंट्रोल हो, जो नुकसान हो रहा है उसको न्यूनतम किया जाए, इसके लिए बनाया गया जांच आयोग है। अब देखिए, जांच आयोग केवल उस क्षण की जांच करेगा जिस वक्त वो दुर्घटना हुई। यानी जांच आयोग केवल रात के वक्त जो 1 बजे से लेकर और 3 बजे तक, या मतलब आप समझ लीजिए बस केवल उसी वक्त न्यायिक आयोग को ध्यान रहेगा उस वक्त क्या हुआ।
जबकि वो दुर्घटना कुंभ में जो व्यापक अव्यवस्था है, बदइंतजामी है और बहुत ही भद्दे और फूहड़ तरीके से अमीरों की चापलूसी की जा रही है, सेलिब्रिटीज को उठा के कंधों पर बैठाया जा रहा है, इन सबका और वीआईपी प्रोटोकॉल लगा हुआ है, इन सबका संचित परिणाम वो दुर्घटना है। अब 3 तारीख को और एक बहुत बड़ा स्नान है। आप सोचिए 3 तारीख को मान ली कोई दुर्घटना हो जाए तो प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं आएंगे वहां पर। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं दुर्घटना होनी चाहिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कुंभ में एक भी दुर्घटना हो, एक भी व्यक्ति को जान माल का चाहे एक भी, मैं तो ये नहीं चाहता कि कोई श्रद्धालु फिसल के गिरे वहां पर। लेकिन जब मौनी अमावस्या के दिन दुर्घटना हो सकती है तो अंदेशे तो सब जगह है। ठीक बात है अभय जी। और मैं न्यायिक आयोग की बात कही आपने, उत्तर प्रदेश में दर्जनों न्यायिक आयोग बने हैं। जिस दिन ये घटना हुई, जिस समय गोदी मीडिया का कोई चैनल बोल नहीं रहा था, मैं 10 बजे लाइव कर रहा था, मैंने उसी दिन उसी समय कह दिया, सुबह ही कह दिया कि अब इसकी खाना पूर्ति के लिए एक न्यायिक आयोग बनाया जाएगा। ऐसा हाई कोर्ट का जज ढूंढ के रखा जाएगा जो किसी काम का नहीं होगा, घर पे बैठा होगा, रिटायर हो रहा होगा, से कहा होगा देख अब हम तेरी कई महीनों की बढ़िया सैलरी का इंतजाम करेंगे, गनर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा, इसको लंबा खींच। और हमने ऐसे तमाम न्यायिक आयोग देखे हैं। वो ही रिटायर्ड जज जो हुक्म मेरे आका के तर्ज पर वही अफसर तैनात होते हैं। मैंने कहा उसके कुछ घंटों बाद ऐसे ही न्यायिक आयोग बना, जो बने हैं हर्ष कुमार साहब, उनकी सामान्य छवि यही है कि वो कोई तमाशा नहीं कर पाएंगे, उनके बूते की बात नहीं है। जो अफसर तैनात हैं वो गुलाम टाइप के मानसिकता के रहे हैं, उनके बूते की बस की बात नहीं है। आप सोचो ना, विकास दुबे की हत्या हुई थी, बच्चा जानता है कि लंगड़ा आदमी, हथकड़ी पहना हुआ आदमी पुलिस की पिस्टल लेके छीन के भाग गया और मार दिया गया, गाड़ी पलट गई, सब मीडिया को पहले रोक दिया गया। बच्चा जानता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जैसी न्यायिक आयोग का गठन हुआ, सोशल मीडिया में लिख दिया गया कि ये तो फलाने बीजेपी नेता के भाई हैं जज साहब, ये तो विकास दुबे के मामले में क्लीन चिट दे देंगे। हुआ। मैं दावा कर रहा हूं कि अगर आज ईमानदारी से विकास दुबे के हत्याकांड की जांच हो जाए तो यूपी के वो जो तोपची अफसर मने भरते हैं वो जेल में दिखाई देंगे। लेकिन न्यायिक आयोग उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं। ऐसी न्याय आयोग ये बना, इसकी हैसियत है ये पूछ ले, इसकी हैसियत है ये पूछ ले कि विजय किरण आनंद जैसा भ्रष्ट अफसर जिससे पिछले कुंभ में घोटाला किया, वो कैसे बन गया इस बार मेलाधिकारी दोबारा। या ये पूछ ले रात के 1:30 बजे जो लखनऊ वहां का कमिश्नर है इलाहाबाद का, विजय विश्वास पंत, एकदम नाकारा टाइप का अफसर, वो माइक लेके कह रहा है जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है, चलो चलो जल्दी उठो, अमृत स्नान की वर्षा हो रही है, जल्दी उठो। उसने कहा पुलिस वालों ने कोचना शुरू कर दिया जो सो रहे थे। भगदड़ का कारण वही है, उसे जेल भेजा जाना चाहिए। लेकिन अफसोस ये कि अभय द्विवेदी घटना को आज 48 घंटे हो गए, एक भी अफसर वहां हटा नहीं है। हमने रात को वहां पे अपने क्षितिज को किया पोस्टमार्टम हाउस से, घटना के 30 घंटे के बाद लाशें आ रही थी वहां पे। तो लाशें कहाँ रखी गई थी 30 घंटे तक छुपा के? तो ये न्याय आयोग के बस की बात नहीं। और मैं लिख के दे रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, मैं क्षमा मांगूंगा अगर मेरी बात गलत हो जाए। 1 महीने का टाइम दिया गया है आयोग का, 1 तारीख से काम शुरू हुआ, 31 तारीख से, अगर 31 मैं कह रहा हूं और 2-3 दिन आगे ये 3 मार्च तक भी अपनी रिपोर्ट दे दे तो मैं क्षमा मांगूंगा कि हाँ आयोग की रिपोर्ट आ गई। ये महीनों चलेगा अभी काम, ये नहीं आएंगे। मैं तो पहले ही कह दिया। देखिए ये जितने भी ये बुनियादी तौर पर जो नुकसान हुआ है इस दुर्घटना से, उस नुकसान को कैसे न्यूनतम किया जाए और उस नुकसान को भुलाने के लिए एक लंबा वक्त गुजारा जाए, ये केवल इसलिए होता है। बाद में कौन याद रखता है कि कौन सा न्याय आयोग बना था, क्या उसकी रिपोर्ट आएगी, एक सिंगल कॉलम खबर छप जाएगी या डबल कॉलम खबर छप जाएगी, उसके बाद कोई नहीं जांचता। असल में है क्या इसमें? एक मिनट संजय जी, कुछ मीडिया की भी कुछ समस्या है इसमें, मेरे दिमाग में बात आ गई तो मैं आपके साथ साझा करूं। अभी आज सब अखबारों में खबर है, अश्विनी वैष्णव का एक वक्तव्य छपा है, पहले पन्ने पर खबर है सब अखबारों में और टीवी पे भी है, कि उन्होंने कहा है कि 4 से 8 महीने के अंदर अंदर भारत के पास अपना एआई फाउंडेशनल प्लेटफॉर्म बन जाएगा, अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैटबॉट बन जाएगा और जो अमेरिका के ओपन एआई का जो मॉडल है उसके साथ मुकाबला करेगा। उनकी तस्वीर हर जगह छपी हुई है मोटे मोटे हरूफों में। अब हम लोगों को चाहिए कि इसको आज नोट करके रखें डायरी में
कि 31 तारीख को खबर छपी है, यानी 30 तारीख को ये बयान दिया गया है। और 4 से 8 महीने बाद पूछें कि भाई वो हुआ क्या, जो एआई का चैटबॉट का जो भारतीय मॉडल बनने वाला था, क्योंकि है क्या कि अमेरिका में वो डीप सीक एक मॉडल बन गया ना, सॉरी चीन के एक बिल्कुल युवा इंजीनियर ने एक डीप सीक मॉडल बना दिया है, जिससे अमेरिका में हंगामा मच गया और वहां पर शेयरवेयर गिर रहे, मतलब बहुत बड़ी बात उसने कर दी है। एक बिल्कुल उसने एक मौलिक काम कर दिया है उस इंजीनियर। तो अब इनको भी प्रतियोगिता में कुछ बोलना है, तो इन्होंने भी अपना वक्तव्य दे दिया। मैं बहुत खुश होऊंगा अगर भारत अपना एआई का मॉडल बना ले, लेकिन ये कल की खबर नोट करके रख लेनी चाहिए और 4 महीने बाद पूछना शुरू कर देना चाहिए कि 4 महीने गुजर चुके, 5वां महीना आ रहा है, कहाँ है भाई एआई का मॉडल? आप अबे जी हमने 2014 में नोट करके रखा था कि हमारे पहले बजट पे, मोदी जी के पहले बजट पे कई 100 करोड़ रुपए आवंटित हो गए थे बुलेट ट्रेन के। और मोदी मीडिया ने कहा था बस 1 साल बाद भारत की सड़कों पर बुलेट ट्रेन आएगी। अहमदाबाद की दूरी, मुंबई की दूरी इतने घंटे में, कई 100 करोड़ आवंटित हो गए। 11 साल हो गए, पता नहीं वो बुलेट ट्रेन मोदी जी के घर से चलकर अश्वनी वैष्णव तक जाती है क्या, अंदर चली जाती होगी समय में, हमें तो दिखती नहीं है। तो इनके का क्या ही कहा जाए। तो खास बात यह है कि इतना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के ऊपर, बुलेट ट्रेन के ऊपर कोई मीडिया में सवाल नहीं पूछा जाता, कुछ नहीं पूछता कि कहाँ चलेगा। अच्छा इसमें है क्या कि हम लोग भी व्यंग करके रह जाते हैं, थोड़ा मजाक उड़ा के रह जाते हैं। इसके ऊपर थोड़ा जांच पड़ताल से एक वीडियो जारी किया जाना चाहिए इसके ऊपर, कि बुलेट ट्रेन पे कितना पैसा किया गया था, कितना क्या क्या आज हमारी बुलेट ट्रेन किस दशा में है, मोदी जी उसमें कब बैठेंगे? हाँ ठीक बात है, हम लोग कब देखेंगे, वो कब बैठेंगे, हम कब ये बहुत आसानी से तैयार हो सकता है। इसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स के आधार पे एक प्रोग्राम बना के पेश किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को पता तो चले कि हमारी जेब के जो सैकड़ों करोड़ रुपए उसमें डाल दिए गए हैं बुलेट ट्रेन में, वो किस हालत में, उसकी पटरियां बन रही हैं, जो उसकी बोगियां बन रही हैं, जो उसका इंजन बन रहा है, उसका क्या बन रहा है अभी, बताइए कि कहां तक बन चुकी है और कब बनेगी। क्या क्या बताऊं आपको मैं। अब जैसे एक मैडम है, तान्या नाम है शायद उनका, हमने ट्वीट भी किया उनका वीडियो। वो मोहतरमा कई बाउंसर के संग कुंभ के घाट पे खड़े होकर कह रही है कितना सुंदर है, लोग कहाँ कह रहे हैं भीड़ है, तो खाली है। उनका कैमरा चारों तरफ खाली दिखाई देता है। हम भी चौंके, मोहतरमा कौन है मोहतरमा, ये अंतरराष्ट्रीय नेता हैं या फिर पता चला कि एक इन्फ्लुएंसर हैं और प्रभावी ढंग से अपनी बात कहने के लिए उनको यूपी टूरिज्म ने शायद उनको हायर किया है। अभी मालूम करेंगे कितना पैसा दिया। लेकिन उन तान्या जी की पर्यटन विभाग के सबसे बड़े अफसर के संग बैठी हुई, गलभैया करती हुई, मतलब बातें करती हुई फोटो वीडियो जरूर सामने आ गई। अब पर्यटन विभाग ने उन मोहतरमा के गुण के कारण उनको इतना एडवांटेज दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए भी दे दिया हो, क्योंकि इसी पर्यटन विभाग ने उत्तर प्रदेश में एक ऐसा नेता, भारतीय जनता पार्टी के टॉप मोस्ट नेताओं के साथ उसके फोटो हैं, मेरे फोन में हैं, इस फोन में है उसके नेताओं के साथ फोटो, और वो एक कंपनी चलाता है आईटी की। अभय जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, शॉक्ड हो गया था। कम से कम 1 दर्जन महिलाओं के संग अश्लील फोटो मेरे फोन में भेजे किसी ने। वो नेता जो बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं के संग, और बीजेपी के एक बड़े नेता जो दिल्ली में बड़े एक्टिव है, उनके संग एक कंपनी भी चला रहा है, और दर्जन भर महिलाओं के साथ उसके बहुत अभद्र अश्लील फोटो मेरे में। उसको पता चला कि पर्यटन विभाग में बड़ा ठेका दे दिया गया, उसको जल जीवन में एक बड़ा ठेका दे दिया गया। अब बताओ, जो आदमी इतना दुष्चरित है, इतनी महिलाओं के संग बड़ी, और खुद बनाए हुए हैं फोटो वीडियो। तो आप पर्यटन में वो तानिया जी जो हैं, जो बता रही थी कि बहुत ज्यादा अद्भुत है, अलौकिक है, भीड़ नहीं है, अब वो भगदड़ में खुद फंस गई और उनके सामने कई लोग मर गए। अब वो रो रही हैं, कह रही मेरी मौत हो गई, बहुत ही परेशान हूँ, बिलक बिलक के रो रही हैं। अब आप ऐसे मॉडल ला के वहां पे कुंभ की ब्रांडिंग कराई गई है, मैं तो बिल्कुल माथा पकड़ लिया गया। एक विवादित महामंडलेश्वर, मैंने पहले भी आपके शो में कहा है, जो अमित शाह पे जल चढ़ा रहे थे, यौन शोषण के आरोपी हैं, एक महिला के संग होली खेलते हुए बड़े अभद्र तरीके का वीडियो वायरल है। कंगना रनौत को हेलीकॉप्टर, अखिलेश यादव पे तांत्रिक क्रिया कराते थे, उन सब वो आज बयान दे रहे थे टीवी पे कि योगी जी ने तो अद्भुत काम किया है, योगी जी की सराहना की जानी चाहिए। दूसरी तरफ से शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि योगी ने पाप किया है, इतने लोग मरे थे, मौत का सूचक लग जाता है तो सन्यासी खाना नहीं खाता है।
इतने मर गए थे और आपने स्नान करके हमें भोजन करा दिया, हमारा तो धर्म भ्रष्ट कर दिया। ये कुंभ जो है ना, वो आईआईटी बाबा, माला बेचने वाली एक लड़की, तान्या जी हीरोइन, अमित शाह पे जल चढ़ाते हुए महामंडलेश्वर। बताइए, ये कुंभ धार्मिक आस्थाओं का केंद्र हुआ करता था। ममता कुलकर्णी, ममता कुलकर्णी, उनके केश सुंदर कटवाने के, अखाड़ा। है ना? ये भाई, ये कुंभ है। क्या कुंभ हुआ करता था, क्या दिव्य कुंभ हुआ करता था। उसके अध्यात्म की चर्चा होती थी, वहां शास्त्रार्थ हुआ करते थे, वहां पे शास्त्रीय प्रवचन दिया करते थे, अद्भुत तरीके से बात करते थे। अब महामंडलेश्वर के कैंप बिक रहे हैं, एक पहले वाले कमरे में 1 लाख का किराया, 2 लाख का किराया। जिनकी कुछ एक आध दो संत बचे जिनको मैं ठीक ठाक मानता था, वो भी हमेशा पे जल चढ़ा रहे थे। नहीं, कुंभ के व्यवसायीकरण का सबसे बड़ा सबूत तो स्वयं मुख्यमंत्री का वो वक्तव्य है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुंभ की वजह से उत्तर प्रदेश के खजाने में 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे। यानी कुंभ को पैसे कमाने का जरिया बनाया गया है। ये भारतीय पूंजीवाद का सबसे घिनौना रूप है। हर देश का अपना अपना पूंजीवाद होता है। भारतीय पूंजीवाद का सबसे घिनौना रूप है कि भाई कुंभ जैसे तीर्थ को, जो इतने साल बाद 144 साल बाद बताया जाता है कि आया है, उसके बारे में 2 लाख करोड़ रुपए उससे कमाएंगे। इसको खुद मुख्यमंत्री महोदय गर्व के साथ इसकी घोषणा कर रहे हैं। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सबसे बड़ा रुपया। ये आध्यात्म के भौंडे व्यवसायीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। अच्छा, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगा अभय जी, आपको बहुत जानकारी होगी इस विषय में। जब भगदड़ मची, 3-4 बजे पता चल गया था कि दर्जनों मर गए हैं, हमने लाइव शुरू कर दिया, 10 बजे दिखाना शुरू कर दिया, लाशें आ रही एम्बुलेंस से, किसी गोदी मीडिया ने कोई खबर नहीं चलाई। योगी ने ट्वीट नहीं किया, पहला ट्वीट प्रधानमंत्री ने किया, तो लोग चौंके कि क्या दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ चल रहा है। योगी तो ट्वीट नहीं कर रहे, मानिए ने कोई मरा, प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया। तब तक मीडिया योगी के पक्ष में था, कोई खबर नहीं चला रहा था। प्रधानमंत्री के ट्वीट के बाद संदेशा गया कि दिल्ली अब शायद बैंड बनाना चाह रहा है और आज सुबह से, बल्कि कल से, जो गोदी मीडिया के चैनल बदनाम थे कि प्रधानमंत्री कार्यालय के हरेन जोशी हेडलाइंस लिखकर भेजते हैं, हरेन जोशी की मर्जी के बिना एक लाइन नहीं चल सकती, आज वो सारे चैनल जो गोदी मीडिया के सर्वश्रेष्ठ चैनल है, सुधीर चौधरी भी, वो कुंभ की बुराई करने में जुट गए। आज सब दिखा रहे हैं कि यहाँ भीड़ है, यहाँ इतने लोग मर गए, यहाँ अफवाहें हैं, यहाँ पुलिस प्रशासन फेल हो गया, कहाँ है सरकार। तो क्या अब दिल्ली चाहती है कि अब बैंड बजाई जाए योगी आदित्यनाथ? इसका मतलब ये है संजय जी कि वो समीक्षाएं, वो अंदेशे जो कुंभ की शुरुआत से पहले व्यक्त किए जा रहे थे, वो सही थे कि कुंभ का अगर आयोजन सफल नहीं हुआ तो योगी जी के राजनीतिक भविष्य के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगेगा। मैं 4 PM के मंच पे बता चुका हूं कि योगी जी का पूरा दांव ये था कि कुंभ के अंदर से उनकी जो प्रधानमंत्री पद की जो पात्रता है, उनकी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की जो पात्रता है, वो कुंभ के अंदर से उसी तरह निकले 2013 के कुंभ में नरेंद्र मोदी की पात्रता निकली। तो ये पूरा आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, इसमें पूरे उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। जो इतना बड़ा आध्यात्मिक क्षण है, उस आध्यात्मिक क्षण की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, और आप उससे एक अपनी राजनीतिक गोटी लाल करना चाहते हैं। तो ऐसे में मेरा मानना यह है कि आपकी कामयाबी की, ऐसे आयोजन की कामयाबी की संभावनाएं 20-25% ही रह जाती है। 70 से 75% उसकी नाकामी की ही के अंदेशे रह जाते हैं, क्योंकि आयोजन बहुत बड़ा है और उस आयोजन के पीछे मंशा आपका गड़बड़ है। इसीलिए तो तमाम जो आपने इतने वीआईपीज को भाव क्यों दिया? सवाल यह है, इतने वीआईपीज और सेलिब्रिटी को भाव देने की क्या जरूरत थी? इसको 5 स्टार कुंभ क्यों बनाया गया? 5 स्टार कुंभ क्यों? क्या जरूरत क्या थी इस बात की? क्या ऐसी कोई परंपरा रही है कुंभ के मेले में पहले? ना, कोई परंपरा नहीं रही इस तरह की। कुंभ को अमीर बनाम गरीब का जो वर्ग विभाजन है, उसका प्रमाण क्यों बनाया गया कुंभ को? भाई, इसके अंदर तो सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए था, सबको बराबर होना चाहिए था। सबसे ज्यादा जो सेलिब्रिटीज हैं,
या जो वीआईपी हैं उनकी केवल सुरक्षा का बंदोबस्त होना चाहिए था। बंदोबस्त ये होना चाहिए था कि भाई मान लो प्रधानमंत्री जा रहे हैं, कोई मंत्री जा रहा है, इसको सुरक्षा का बंदोबस्त, उसके अलावा उन्हें कोई विशेष सुविधा देने की आवश्यकता नहीं थी। और कुंभ रात भर रुकने या 6-6 7-7 में रुकने का पिकनिक का स्थान तो ही ना है कि उसके अंदर वीआईपीज आ रहे हैं, वो अपने शानदार 5 स्टार टेंट्स में ठहरे हुए हैं, या अमीर लोग आ रहे हैं लंबे लंबे पैसे अदा करके उसके अंदर एक एक हफ्ते बैठे हुए हैं, उनका खान पान चल रहा है, साथ में गंगा विहार भी चल रहा है, कुंभ स्नान भी चल रहा है, इसकी जगह थोड़ी ना है कुंभ। तो ये उसको पिकनिक स्पॉट क्यों बनाया गया भाई? ये बहुत सारे सवाल हैं। इन सब सवालों की रोशनी में इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए, और मेरा पक्का यकीन है कि जो जांच आयोग बना है वो ना इसके लिए नहीं बना है, वो केवल डैमेज कंट्रोल के लिए बना। ठीक बात है। आज खबर छपी है किसी अखबार में, वहां कल फिर आग लग गई। आज अबे दुबे जी हैरान हो जाएंगे, आज खबर छपी है अखबार में कि वो जो आग लगी थी जिस टेंट सिटी में लगी थी, वो टेंट सिटी की परमिशन ही नहीं ली गई थी। एक बड़ा आदमी उसने आके दर्जनों टेंट लगा डाले, टेंट सिटी बसा डाली, और उसने परमिशन ही नहीं ली थी। यानी कुंभ के अंदर इलीगल टेंट सिटी बन गई। तो उस टेंट सिटी की तो बहुत दिनों से हम लोग तस्वीरें देख रहे हैं। हाँ बताइए आप, वो जो टेंट सिटी है उसकी भव्य तस्वीरें इस तरह दिखाई जा रही हैं कि ऐसा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं है पहले, जो टेंट सिटी बन गया है। इलीगल टेंट सिटी बन गया, तो कहाँ है मेलाधिकारी, कहाँ है पुलिस? यानी कोई आदमी आके एक दो नहीं दर्जनों टेंट इलीगल लगा दे रहा है। किसने उसको जमीन दी, कहां से लगाओ, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। अवैध दुबे जी पता नहीं क्या होगा, इंतजार करते हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे या नहीं आएंगे, फिर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। थैंक यू सर। सुना आपने अवैध दुबे जी की बातचीत। मुझको यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, लेकिन जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे कैसे यकीन हो। कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा। थैंक यू।